हेलो, स्वागत है आपका। और आज हम लोग फिर से मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक कदम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व किया है और देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए ऑसिलेटिंग बॉडी हमने कैसे निकाला। हमने डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज कर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था। एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था और एक पेंडुलम लिया था। पेंडुलम का, स्प्रिंग मास सिस्टम का, दोनों का बाय यूजिंग डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था। आज इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जिसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये कहता क्या है कि कोई भी सिस्टम है अगर आइसोलेट है, आइसोलेट होने का मतलब ना उसमें एनर्जी जाए ना एनर्जी बाहर आए, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल बी कांस्टेंट। इस बात को हम यहाँ एक ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए कह रहे हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए कह रहे हैं या पेंडुलम के लिए कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है या पेंडुलम है, अगर वो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कर रहा है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसमें एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है कि काइनेटिक का पोटेंशियल हो जाए, पोटेंशियल का काइनेटिक बदल जाए, बट टोटल एनर्जी उसकी कंजर्व रहेगी और वो घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। इसलिए लाइफ लॉन्ग ये वाइब्रेशन चलता रहेगा क्योंकि अनडैम्प्ड है, एनर्जी का डेसिपेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जब यहां बात होगी एनर्जी की तो ये देखना पड़ेगा कि हाँ कितने टाइप की एनर्जी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहला एनर्जी हम लोग कहेंगे कि कई बार आएगा काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी तो यहां हम देखेंगे क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब कोई मास हो और वो मूव कर रहा हो, लीनियर मोशन कर रहा हो, मान लीजिए कोई मास Vm है और V मीटर पर सेकंड की स्पीड से लीनियर मोशन कर रहा है, तो वहां आप क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ mv², है ना। यहीं पर अगर वही मास लीनियर मोशन ना करके अगर एंगुलर मोशन कर रहा हो, किसी एक्सिस के बाद घूम रहा हो वो मास, तो वहां पे आप जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं वहां आप यूज करते हैं और हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, यहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड। यहां पे मास है, यहां पे I को क्या लिखते हैं हम लोग, I इज नोन एज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I को लिखते हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है अपनी ज्योमेट्री में या मैकेनिक्स में कहीं पे कि I का जो जनरल फॉर्मूला होता है, I को लिख सकते हैं हम लोग I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और जहां पे K को कहते हैं कि K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो जैसा फिगर मिलेगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन वैसा बदलेगा और उसके हिसाब से हमें मास मिलेगा। जब भी एंगुलर मोशन होगा तो मास के रिप्लेसमेंट क्या होगा, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से किया जाएगा। ये कंफर्म हो गया। अच्छा, दूसरी एनर्जी की बात यहां हम लोग करते हैं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी को देखने जाएंगे तो अगर सिस्टम में कोई मास है और मास कोई हाइट गेन कर रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे mgh, है ना। मास g फॉर ग्रेविटी और h है जितना उसने रेफरेंस लेवल से हाइट गेन किया है, तो उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे पेंडुलम का केस देखेंगे तो वहां पे स्प्रिंग तो है नहीं, वहां पे मास होगा जो एक हाइट गेन करेगा, तो वहां पे mgh आएगा। लेकिन अगर कहीं पे किसी सिस्टम में स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो स्प्रिंग में हाइट तो गेन होना नहीं है, स्प्रिंग इलोंगेट होगी। तो हमने जो है करीब 4 लेक्चर पहले देखा था कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं, अगर कोई स्प्रिंग लगा होगा तो यूज करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज द स्प्रिंग स्टिफनेस एंड एक्स है स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ है। तो ये कहते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कई बार मास के टर्म में होगा और कई बार कहते हैं स्प्रिंग होगा तो एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। हाँ, इसी को कई बार जब ये स्प्रिंग के लिए बात इसकी की जाती है, ये तब होता है जब स्प्रिंग लगा रहेगा, और ये होगा जब केवल मास रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसी को कई बार हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी। तो ये एनर्जी के बारे में हमें इतनी बात समझ में आई कि हमारे जितनी भी ऑसिलेटिंग बॉडी होगी इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एट एनी इंस्टेंट विल बी कांस्टेंट।
तो ये बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम पे कैसे इसको अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम का। एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया जाए। सिंपली दो तरीके से देख सकते हैं। सपोज दैट एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, इसको एक एंड पे फिक्स किया गया है, दूसरे एंड पे एक मास को हमने अटैच किया है, और फ्रिक्शन लेस करने के लिए एक स्मूथ रोलर्स लगाए गए हैं जिससे इसमें कोई फ्रिक्शन लॉसेज ना होने पाए। इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे है। इट मींस इस लाइन को आप कह सकते हैं इसकी इक्विलिब्रियम लाइन है। इसी के टू एंड फ्रो बॉडी ऑसिलेट करेगी। किसी इंस्टेंट टाइम टी पर इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x है। किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पर एट टाइम t, ये टाइम जब t है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट x है। इसी को हम वर्टिकली भी देख सकते हैं कि वर्टिकल कंडीशन में देखना चाहें तो इसी स्प्रिंग को हम वर्टिकली हैंग कर दें। स्प्रिंग की लेंथ L है, अभी इससे मास नहीं अटैच किया, और जब मास अटैच कर देंगे तो थोड़ा सा ये और लेंथ बढ़ जाएगी और ये स्प्रिंग का मास अटैच हो गया। ये रेस्ट पोजीशन है, इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो ये बॉडी मूव करेगी। किसी इंस्टेंट टाइम t पर इसमें डिस्प्लेसमेंट x हम एज्यूम कर रहे हैं एट टाइम t, किसी इंस्टेंट टाइम t पे। साइन कन्वेंशन की बात कहते प्रीवियस लेक्चर में हुई थी। सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए ये सारे के सारे जो डायरेक्शन दिखाए जा रहे हैं सबको पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, मींस x इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है, x डाउनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है। ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमने लिया है सिस्टम को आसान दिखाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब देखिए जरा, यहाँ एक बात कहनी है कि इस मास का एक ही बात है। इस मास को अगर देखें तो ये किसी स्टैंड टी पर यहाँ पर है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट कहीं यहाँ होगी। मान लेते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है, इस साइड जाएगा। मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड इसका है दैट इज कैपिटल एक्स। सिमिलरली इधर भी जा सकता है, कह सकते हैं यहां तक जा सकता है, सेम डिस्टेंस होगी, इसको कहेंगे कैपिटल एक्स। दिस इज मीन पोजीशन, ये इसका मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, तो अगर ये बात आपसे कहा जाए कि जब ये सिस्टम बिल्कुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पर होगा, जब इस पॉइंट पर होगा उस वक्त इसमें वेलोसिटी तो जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी मतलब टोटल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। उस समय सिस्टम में खाली स्प्रिंग इलोंगेट की हुई होगी, स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होगी, बस स्ट्रेन एनर्जी होगी। इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, है ना। लेकिन जो स्ट्रेन एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, जो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। सिमिलरली जब इस तरफ आएगा तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लिमिट पे आ चुका है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होगी, तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहां पे मीन पोजीशन पे क्या होगा, जैसे जैसे वापस आएगा अपनी स्ट्रेन एनर्जी को कम करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जब यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आफ्टर दिस पोजीशन फिर से वेलोसिटी घटने लगेगी, तो यहां पे आपका जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां पे मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप की बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन हमें एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पे। जब कोई भी इंस्टेंट टाइम टी है, इंस्टेंट टाइम टी का मतलब इस वक्त हमारा मास इस पोजीशन पे है। अगर मास हमारा इस पोजीशन पे है तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे कौन सी वैल्यू जीरो होगी, इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू जीरो होगी, तो आपको क्या लगेगा, ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। कैसे जीरो होगी, यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जैसे जैसे बढ़ेगा यहां मैक्सिमम है तो यहां कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। अगर यहां की बात किया जाए तो यहां दोनों बातें आएंगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन अभी भी है और बॉडी में मोशन अभी भी है, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो यही पे कहना चाह रहे हैं कि किसी भी जगह देखा जाए, यहां देखें चाहे यहां देखें, यहां कहीं देखा जाए, तो टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। मींस जो एनर्जी यहां पे मैक्सिमम रही होगी स्ट्रेन एनर्जी, वही डिस्ट्रीब्यूट होकर यहां पे थोड़ा काइनेटिक बन गया, थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी बन गया। जब यहां पे आया
तो टोटल काइनेटिक बन गया और स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्जन होता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेन में बदलेगी, स्ट्रेन एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इस इंस्टेंट टाइम टी पर देखते हैं इसके लिए क्या घटना घटने वाली है। इसके लिए आप क्या लिख रहे हैं कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मींस टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्ट्रेन एनर्जी इस केस में कहा जाएगा तो विल बी कांस्टेंट। ये रिलेशन आया। चलिए अच्छा, अब यहां देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वेलोसिटी देखना है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, x है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे x डॉट, और एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको वेलोसिटी को x के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे x डबल डॉट। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से देखा जाए, बॉडी का मास कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बॉडी का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बॉडी का मास m है। तो इसका मास m है, वेलोसिटी कितनी है x डॉट, तो हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, हाफ mv के बदले क्या लेंगे x डॉट का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्ट्रेन एनर्जी क्या लेंगे, हाफ k x स्क्वायर, तो हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट और x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, दैट्स व्हाई x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, यहां अगर देखा जाए तो ये हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट ही खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां करना क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बोथ साइड है ना, बोथ साइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, m तो कांस्टेंट है, d अपॉन dt किसका, x डॉट स्क्वायर का, प्लस है ना k कांस्टेंट है, d अपॉन dt किसका, x स्क्वायर का, और इसका लिखेंगे d अपॉन dt किसका, कांस्टेंट का। ठीक है, तो देखिए यहां पे, ठीक, m तो कांस्टेंट हुआ, इसको अगर लें, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू एक्स डॉट आएगा, और फिर x डॉट को दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आएगी वैल्यू x डबल डॉट। डबल डिफरेंशियल एक बार तो x डॉट आएगा, जब फिर से डिफरेंशियल करेंगे कैलकुलस हिसाब से तो x डबल डॉट आ जाएगा, प्लस k, यहां जब करेंगे तो x स्क्वायर का आएगा 2x, और फिर x का t के रिस्पेक्ट में आएगा x डॉट, तो ये आया x डॉट। अच्छा इसका क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, दिस विल बी जीरो। ठीक है, यहां से कुछ दिखाई पड़ने लगा कि वैल्यू क्या आने वाली है। यहां से क्या दिख रहा है कि इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x डॉट से x डॉट कैंसिल आउट हुआ, तो हमें फाइनली क्या बचा, दैट इज mx डबल डॉट प्लस k x इज इक्वल टू जीरो। जब देखिए ध्यान से, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया था और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा से आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी मेथड से काम करें या डी एलेम्बर्ट से काम करें, आपको वैल्यू सेम मिलती हैं। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि एनर्जी मेथड कई बार आसान दिखाई पड़ता है। आसान कब दिखाई पड़ता है, जब किसी बॉडी में मोशन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, कई मेंबर्स हो, कई स्प्रिंग हो, तो उसकी जो काइनेमेटिक्स है उसको जो अगर समझने में कुछ दिक्कत थोड़ी महसूस होती है, तो ये एनर्जी मेथड बहुत बेहतरीन काम करता है। अगले लेक्चर में इसी मेथड से हम फिर से पेंडुलम का निकालेंगे और देखते हैं कि पेंडुलम में क्या फिर से वही फॉर्मूला आता है। डेफिनेटली है, आएगा ही आएगा, इतनी तो समझदारी आ चुकी है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।